भी एक सीट जो है वो अगर जीत कर हासिल किया जाता है या फिर एनडीए की तरफ से जीत हासिल होती है तो दोनों ही खेमों में एक ऊर्जा भरने की कोशिश जो है इससे ज़रूर होगी। और आप नेताओं कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को देख करके समझ सकते हैं कि इसे आगे ले जाने की कोशिश होगी कि आखिर जो लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी भरने होते हैं वो इसके लिए काफ़ी है। अगर कोई भी सीट जीतता है तो फिर इससे एक तरह से तमाम समीकरण को साधने की भी कोशिश होती है। देखिए, जातीय समीकरण चुनाव में काफ़ी मायने रखता है। ऐसे में आप देखिए कि अल्पसंख्यक कोटे से अगर इन्हें मिल रहा है तो इरफान अंसारी ने रात में ही कहा कि इसे सिर्फ लोकसभा में इसकी कटौती ना की जाए, इसकी खानापूर्ति जो है लोकसभा में ना की जाए कि सरफराज अहमद को जो है अल्पसंख्यक कोटे से उनको जो है राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये देखिए अब डिमांड जो है वो सामने आने लगे हैं कि सरफराज अहमद को जो है कोई तोहफा नहीं मिला है बल्कि उनको ये बलिदान का फल मिला है। तो ऐसे में अब जो लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया जाए, ये डिमांड जो है कल इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री से, आलमगीर आलम जी से और जो वरीय नेता थे उनके पार्टी के राजेश ठाकुर हो या फिर अन्य जो नेता हैं उनसे किया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोकसभा से पहले जो है तमाम जो राजनीतिक दल है एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सरफराज अहमद जो है वो अपने कुछ विधायकों के साथ ही यहाँ पर फिलहाल नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भी साथ में आ सकते हैं या फिर जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं वो साथ में आ सकते हैं। तो फिलहाल अकेले जो है सरफराज अहमद जी यहाँ पहुंचे हैं। अब इंतजार है तो मदन, जो तस्वीर नजर आई एनडीए की वो तस्वीर महागठबंधन की नजर नहीं आई, यानी अभी भी एकजुटता की कमी है, अभी भी सीट शेयरिंग पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा लोकसभा में। और क्या इसका असर दिख रहा है राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की खाली हुई थी और अब कैंडिडेट जेएमएम से दिया गया है। देखिए, अभी फिलहाल ये चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार हो सकता है यहाँ पर नेताओं के जुटने का। तो अब देखना होगा कि आखिर नॉमिनेशन के लिए जब वो सचिव के कार्यालय कक्ष में पहुँचते हैं तो फिर क्या साथ में सभी लोग होते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जो है वो गए हैं हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए, तो फिर क्या उनका भी इंतजार होगा। तो ये तमाम परिस्थितियाँ जो बन रही है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर अन्य जो नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री या विधायक आलमगीर आलम हैं, मंत्री हैं चारों, बन्ना गुप्ता, फिर बादल पत्रलेख या फिर रामेश्वर उरांव जी, ये तमाम लोग अगर आते हैं तो फिर उनका इंतजार होता है या नहीं। देखिए, बाबूलाल मरांडी समेत जो है तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए सीधे विधानसभा के अंदर से, जहाँ अब नॉमिनेशन के लिए प्रदीप वर्मा जी पहुँचे हैं तो तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी पहुँच रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे अब नज़र आ रहे हैं जो नॉमिनेशन के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनडीए में देखिए कमलेश सिंह भी मौजूद हैं और अभी इंतज़ार हो रहा है। महागठबंधन में प्रत्याशी सरफराज अहमद पहुंच गए हैं और ख़बर ये भी है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंचेंगे। देखिए ये तस्वीर प्रदीप वर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के, अब तक तीसरे कैंडिडेट नहीं पहुंचे हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना सकते हैं, या यूँ कहें कि फिर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना, क्रॉस वोटिंग की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अब तक तीसरा नॉमिनेशन नहीं हुआ है, 2 ही कैंडिडेट फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक जो है तीसरा नॉमिनेशन नहीं हुआ है या फिर वो नहीं पहुंचे हैं यहाँ। इंतज़ार इसी का है कि वो पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए को हो वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। करिश्मा से भी हम जानेंगे कि आखिर करिश्मा क्या दिखता है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, चाहे वो संगठन से जुड़े हों या फिर विधायक हों, सांसद, वो सब लोग पहुंचे यहाँ पर। जो देखिए शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो एनडीए के उम्मीदवार यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है यहाँ पर प्रदीप वर्मा, जब वो यहाँ पर पहुंचे तो तमाम जो बीजेपी के विधायक है, नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। और देखिए दूसरी ओर जब सरफराज अहमद यहाँ पर आए, उनके साथ भी कई लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए दोनों उम्मीदवार जो है यहाँ से जा चुके हैं और
लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है, विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार ये लोग नारेबाजी भी कर रहे थे कि इस बार 400 के पार। तो कह सकते हैं कि लगातार इन लोगों की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर भी इन लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। इसके साथ ही प्रदीप वर्मा को जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में आगे किया है, तो प्रदीप वर्मा ने भी तमाम बातों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि अगर पार्टी की ओर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो जरूर वो इस पे खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद जरूर जताया है पार्टी ने और सरफराज अहमद पहुंच चुके हैं, जो गिरिडीह से विधायक हैं सुदीप सोनू, वो भी अब यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम लोग जो है बारी बारी से यहाँ नॉमिनेशन के समर्थन में जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो विधानसभा सचिव का कार्यालय है, इसी कक्ष में जो है नॉमिनेशन होगा। तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, फिर नॉमिनेशन यहीं दाखिल करेंगे। तो देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा मदन, अगर बातचीत हो पाए किसी से। और नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं तमाम उम्मीदवार और गहमागहमी विधानसभा में बढ़ी हुई है और नामांकन पत्रों की जांच के बाद बहुत मुमकिन है कि ये निर्विरोध निर्वाचन हो जाए और इन्हें निर्वाचित घोषित किया जाए। लेकिन तीसरे कैंडिडेट ने जो पर्चा खरीदा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं, या जो इक्वेशन दिख रहा है, जो यहाँ पर वोटों का तालमेल दिख रहा है, उसके बाद वो नॉमिनेशन के लिए नहीं आएंगे। तमाम तरह की खबरें हैं, कयास है, लेकिन महागठबंधन से सरफराज अहमद पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया है उनके साथ। इंतज़ार किया जा रहा है सीएम पहुंचेंगे। इधर प्रदीप वर्मा के साथ तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नज़र आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, उसके अलावा विधायक और सांसद भी बड़ी संख्या में उनके समर्थन में मौजूद नज़र आ रहे हैं। और अंदर नॉमिनेशन के लिए गए हुए हैं। थोड़ी देर में नॉमिनेशन के बाद बाहर निकलेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी। मदन, लगता नहीं कि अब वो तीसरे उम्मीदवार की तरफ से पर्चा दाखिल किया जाएगा, क्योंकि अब महागठबंधन के रूप में स्पष्ट कैंडिडेट सरफराज अहमद को जब चुन लिया गया है, तो तीसरे कैंडिडेट के लिए वोट जुगाड़ना भी बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ उम्मीदवार जो है तीसरे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो 3 बजे तक का है पर्चा दाखिल करने का। तो ऐसे में 3 बजे तक जो है इंतज़ार करना होगा कि वो पर्चा दाखिल करने पहुँचते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है उम्मीदवार पहुँच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि आंकड़े जो है इन दोनों के पास हैं। तो आखिर ये जो तीसरा पर्चा खरीदा गया था, इसमें किनका सहयोग मिल रहा है, किनके कहने पर या किनके समर्थन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रस्तावक कौन बनते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है अब देखने वाली बात है। और सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि आखिर क्या होगा यहाँ पर। जो तीसरा पर्चा अगर दाखिल होता है तो फिर वो आंकड़े कहाँ से लाएंगे, इन पर जो है सबकी निगाहें हैं टिकी हुई। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों ये जो उम्मीदवार हैं एनडीए के और इंडिया गठबंधन के, ये दोनों सेफ जोन में हैं, यानी कि आंकड़े इनके पास है और एक एक सीट पर जो है दोनों जीत हासिल करेंगे आसानी से। चलिए, तो ये जो एकजुटता है मदन, ये एकजुटता लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा? अब जब गांडे सीट छोड़ने वाले सरफराज अहमद को एक रिवॉर्ड मिला है पार्टी की तरफ से, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसे में अब सीटों का जो बंटवारा होगा लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में, वो किस तरह से होगा? क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी राज्यसभा की और उसे कांग्रेस ने छोड़ा है जेएमएम के लिए। तो क्या सीट शेयरिंग में इसका असर दिखेगा इस सीट को देने के बदले? बिल्कुल, देखिए ये एक प्रेशर का जो है वजह ज़रूर बनेगा कि एक सीट जो है राज्यसभा का अगर कांग्रेस के खाते से जेएमएम में शिफ्ट होता है तो फिर लोकसभा के चुनाव में जो है ज़रूर एक सीट अधिक बढ़ाने की प्रेशर होगी। और देखिए इरफान अंसारी ने जिस तरह से रात में कहा है कि एक जो सीट है वो अल्पसंख्यक कोटे से ज़रूर होने चाहिए लोकसभा में, इसका मायनेज जो है इस राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाने के तौर पर नहीं होना चाहिए। तो ये अब जो है ज़रूर कह सकते हैं
कि सीटों के बंटवारे में जो है कांग्रेस की तरफ से ज़रूर प्रेशर दिया जाएगा कि लोकसभा की सीट जो बंटवारे हो तो उसमें इसको भी ऐड ऑन किया जाए, यानी कि एक सीट और अधिक जो है वो मिले। पहले जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका की बात की जा रही थी जेएमएम की तरफ से, तो अब ये प्रेशर ज़रूर होगा कि बड़े भाई की भूमिका जो है वो कांग्रेस की हो। चलिए अब देखना होगा कि इन लोकसभा चुनाव में क्या असर फिर पड़ता है इस राज्यसभा चुनाव का, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए दोनों ही कैंडिडेट पहुंच गए हैं दोनों खेमों से और उत्साह भी दिख रहा है और ये माना जा रहा है कि इन दोनों की जीत में कोई अड़चन नहीं आएगी और ये निर्विरोध चुने जा सकते हैं। लेकिन अभी भी नज़र टिकी हुई है कि वो तीसरा कौन होगा, वो तीसरा प्रत्याशी क्या आज नॉमिनेशन करेगा और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी। क्या एक बार फिर से जिसके लिए बदनाम रहा है झारखंड हॉर्स ट्रेडिंग, वो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। बहरहाल अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दोनों खेमे नजर आ रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आने का कि वो भी आ सकते हैं, ऐसी खबरें मिली हैं। बहरहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया अंदर चल रही है। कितना वक्त लगता है मदन इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में, कितने देर बाद कैंडिडेट बाहर निकलेंगे? देखिए अभी इंतज़ार हो रहा है। अभी जो है दोनों ही प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए अंदर नहीं गए हैं, फिलहाल वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वो इस कक्ष में पहुंचेंगे और 10 से 15 मिनट का वक्त जो है वो लगता है नॉमिनेशन में। तो ऐसे में इंतज़ार है। अभी फिलहाल कोई भी उम्मीदवार जो है निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में नहीं पहुँचे हैं। तो इंतज़ार हो रहा है अब नॉमिनेशन का। थोड़ी देर में निर्वाचन कक्ष में पहुंचेंगे प्रत्याशी। मदन, अगर कार्यकर्ता या कोई नेता बाहर हैं उनसे बात हो सकती है आपसे, तो कोशिश कीजिए बात करने की। लोकसभा चुनाव में किस तरह ये अपनी दावेदारी पेश करेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और महागठबंधन में अब तक सीट की घोषणा नहीं हुई है, कहाँ कहाँ पेच फंसता हुआ दिख रहा है? हम कोशिश करेंगे बाहर निकलकर जो यहाँ पर नेता और करता हैं उनसे बातचीत करने की कि आखिर बीजेपी या फिर जो एनडीए इंडिया गठबंधन है वो इसको किस रूप में आगे लेकर जाएंगे। चुनाव जो लोकसभा हो तो उसमें इसका परिणाम क्या होगा, कितना असर करेगा, ये हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कार्यकर्ता नेता हैं अधिक को बाहर ही रोक दिया गया है, विधानसभा के मुख्य द्वार से अंदर जो है नहीं आने दिया गया है। तो ऐसे में हम जैसे ही हमारी बातचीत हो पाए हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन के लिए अंदर आए हैं वो तस्वीर हम सबसे पहले अपने को दिखाएं, उनसे बातचीत कर जो है नॉमिनेशन के बाद कितने वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर के और कितने कॉन्फिडेंट हैं या तीसरा उम्मीदवार होगा या नहीं। इन तमाम परिस्थितियों से जो हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। मदन, अब तक महागठबंधन की तरफ से लोकसभा के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है किसी भी सीट पर। बहुत सारी ऐसी सीट है जिस पर पेच फंस सकता है। इधर बीजेपी ने भी 11 सीटों पर ही घोषणा की है। 3 सीट पर अब तक संशय बरकरार है कि वहां से कौन कैंडिडेट हो सकता है। एक लगातार जो गिरिडीह सीट है उस पर यह कहा जा रहा है कि आजसू अब चंद्र प्रकाश चौधरी जो वहां के सांसद हैं वो उस सीट पर अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अहमद जी को उम्मीदवार बनाया गया है। जेएमएम को कितना ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा? गठबंधन का उम्मीदवार है वो तो पार्टी को मिलना ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? कोई भी जीत जो है वो ताकत देती है, तो एक सीट तो आप लोगों के पास आंकड़े हैं, उसको आप लोग आगे किस तरह से लेकर जाएंगे? देखिए ये तो आंकड़ा भी है और अनुभवी आदमी भी है, पहले भी रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा बेहतर होगा। लेकिन क्या सीट के बंटवारे में भी कोई फर्क पड़ेगा क्या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं, पार्टी का उम्मीदवार है बस। ऐसा कुछ नहीं है। जो मंत्री हैं दीपक बरुआ जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका समाधान निकलेगा। कोई ऐसी बातें नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से प्रेशर दी जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस जीत से जो है पार्टी जो फैसला लिया है सरफराज अहमद को जो उम्मीदवार बनाया है उससे काफ़ी असर होगा। आने वाले चुनाव में जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, ये जरूर बता रहे हैं। तो उत्साहित हैं सभी और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे लोकसभा चुनाव में भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में
इसका असर भी नज़र आएगा, क्योंकि जो कांग्रेस की सीट थी उस पर अब जेएमएम के कैंडिडेट हैं। महागठबंधन ने सरफराज अहमद पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में जब कांग्रेस ने अपनी सीट कुर्बान की है तो क्या उसके बदले में लोकसभा में बार्गेनिंग होगी? ये तमाम ऐसे कई सवाल हैं जो जब तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक पता लगाना और आकलन ही सिर्फ इस पर होते रहेंगे।